आज का जो वीडियो है वो आरटी 2009 से संबंधित है। आरटी मतलब राइट टू एजुकेशन। जय हिंद, मेरा नाम है शिवम झा और आप मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक सीटेट बाय शिवम झा पर मुझसे जुड़े हुए हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध होगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सीटेट से संबंधित सारी वीडियो आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको वही क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा जो सीटेट में हूबहू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए चलते हैं आज के स्लाइड पर। देखिए, आप जब शिक्षक बनेंगे और शिक्षक बनकर जब आप उच्च प्राथमिक या प्राथमिक विद्यालयों में जाएंगे तो आपको वहाँ पर कई छात्र मिलेंगे जो 6 से 14 वर्ष के आयु के होंगे। सरकार इस दिशा में क्या नियम बनाई हुई है, क्या नियम बनाती है, राज्य सरकार क्या अनुमोदन करती है, इस सभी से संबंधित सवाल को आज एक ही स्लाइड में देखेंगे। देखिए, आरटी 2009 है क्या। देखिए, आरटी 2009, आरटी का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का हिंदी में अगर देखें तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए, शिक्षा का अधिकार नियम है क्या। शिक्षा का अधिकार नियम है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी राज्य का बच्चा हो, किसी भी राज्य का छात्र हो, किसी भी राज्य का बालक हो, उसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान रखता है। आरटी 2009 क्या प्रावधान रखता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान रखता है। देखिए, कब पारित हुई। इसे वर्ष 2002 में हमारे संसद पार्लियामेंट ने 86वां संविधान संशोधन कर इसको जोड़ा था। याद रखिएगा, टेट में कभी कभी एग्जाम सवाल बन के आ जाती है कि आरटी कौन सा संविधान संशोधन है, 82, 83, 84, 86। तो जब आपको ध्यान रखना होगा और आपके नोट में ये होना चाहिए कि आरटी संविधान 86वां संविधान संशोधन जो वर्ष 2002 में की गई थी उसके द्वारा संशोधित किया गया है। इसके द्वारा प्रारंभिक कक्षा किसे बोलते हैं, 1 to 5 या 6 to 8। प्रारंभिक कक्षा 1 से 8 के आयु 6 से 14 बच्चों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। देखिए, फंडामेंटल राइट अलग है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ अलग है, मौलिक कर्तव्य अलग है, मौलिक अधिकार अलग है। तो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है, जिसे राइट टू एजुकेशन बोलते हैं, उसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है। किसके लिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। भारतीय संसद ने इसके प्रावधान को 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया, मतलब कि अनुमोदन कर पास किया। पूरे देश के विद्यालयों में यह 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। देखिए, यह योजना केंद्र की योजना है और जब केंद्र की योजना कोई बनती है तो वो पूरे राज्यों में के लिए स्वतः लागू हो जाता है। तो आरटी जो राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश के विद्यालयों में लागू हो गया। आरटी एक्ट 2009 के अधिनियम देश के सभी बच्चों, मैंने आपको पहले बताया है, देश के सभी बच्चों जो 6 से 14 वर्ष की आयु के अंदर आते हैं उन सभी बच्चों को मुफ्त मतलब कि निःशुल्क में पढ़ाने का प्रावधान रखता है। शिक्षा का अधिकार है क्या। देखिए, जब तक आप पूरे टू द पॉइंट को नहीं समझिएगा तब तक आपको समस्या आती रहेगी। सीटेट में सवाल को छोटा ही लेकिन घुमावदार पूछा जाता है, इसलिए मैंने हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि आपकी तैयारी 360 डिग्री चारों तरफ की होनी चाहिए। कौन सा सवाल पूछे, आपके पास सभी सवालों का उत्तर होना चाहिए। भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। भारत के संविधान में कौन सा संशोधन, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, 21A जोड़ा गया। भारत शिक्षा के अधिकार मतलब कि राइट टू एजुकेशन लागू करने वाला कैमा देश बना, 135वां देश बना है, क्योंकि 134 जो देश है विश्व के उन्होंने पहले से अपने देशों में लागू कर रखा है। भारत की स्थिति यहाँ पर 135वीं बनती है। देखिए, आरटी 2009 का उद्देश्य क्या है। आरटी 2009 का उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना।
साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करना। बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देना है, बच्चे को सार्वभौमिक मतलब कि बच्चे को सिर्फ आपको किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, बच्चे का आपको चौमुखी विकास करना है। शारीरिक, मानसिक, तार्किक हर प्रकार से बच्चे को आपको तैयार करना है। अब आरटीई का उद्देश्य इसीलिए इसको लाया गया था ताकि बच्चों का चौमुखी सर्वांगीण सार्वभौमिकीकरण किया जा सके। आरटीई 2009 लागू होने के 3 साल के अंदर अंदर कोई भी स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं होना चाहिए, अर्थात आपको राज्य अथवा केंद्र से मान्यता आपको मिल रहनी चाहिए स्कूल में। साथ ही साथ लागू होने के बाद क्या लागू होने के बाद आरटीई एक्ट लागू होने के बाद आपको 5 साल के बाद किसी भी स्कूल में अप्रशिक्षित शिक्षक काम नहीं कर सकता है, अर्थात अनट्रेन्ड टीचर जो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं या सरकारी में कभी कभी जाके पढ़ा रहे हैं या सरकारी में पढ़ाए जा रहे हैं, उसे अब ट्रेंड ही रहना होगा, अर्थात प्रशिक्षित होना होगा। बिहार जैसे राज्यों में जो जब राज्य सरकार के द्वारा टेट एग्जाम ली गई थी तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जो अप्रशिक्षित थे और बिहार राज्य सरकार के द्वारा आयोजित टेट परीक्षा में उन्होंने सफलता अर्जित की और किसी न किसी विद्यालय में अध्यापक या अध्यापिका के रूप में अपना योगदान दिया। लेकिन चूँकि जब आरटीई एक्ट 2009 आ गई तो ये प्रावधान किया गया कि 5 साल के अंदर आपको प्रशिक्षित हो जाना अनिवार्य है। तो इसीलिए राज्य सरकार ने उन सभी शिक्षकों को जो अनट्रेन्ड थे और प्रशिक्षित थे उसे राज्य सरकार ने अपने खर्चों पर ट्रेन करवाया, प्रशिक्षित करवाया। इस एक्ट का उद्देश्य यह भी है कि 6 से 14 वर्ष का बच्चा कोई भी स्कूल से बाहर न रहे। 8वीं कक्षा तक के बच्चे को पास किया जाए, मतलब कि 8वीं कक्षा तक बच्चे फेल नहीं करते हैं, उसे ग्रेड सिस्टम दिया जाता है और बच्चे के स्तर को सुधारने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए आरटीई एक्ट का एक और है कि घर से विद्यालय के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, उसको भी ध्यान से देखिए। प्राथमिक कक्षा का मतलब 1 to 5 के छात्रों को घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर पर होनी चाहिए, अर्थात कि जो बच्चा 1 से 5वीं तक पढ़ाई कर रहा है उसका घर और विद्यालय की दूरी के बीच जो डिस्टेंस है वो मात्र 1 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। दूसरा, उच्च प्राथमिक जो कक्षा 6 से कक्षा 8 के छात्र हैं उनके घर से और विद्यालय की दूरी के बीच का अंतर 3 किलोमीटर होना चाहिए। 3 किलोमीटर से अधिक विद्यालय नहीं राज्य सरकार नहीं खोल सकती है और यही इस एक्ट का उद्देश्य रहा है। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, प्राथमिक कक्षाओं में 30 छात्रों पर 1 और उच्च प्राथमिक में 35 छात्रों पर 1 अध्यापक होना चाहिए, अर्थात 30:1 का रेशियो होना चाहिए और 35:1 का रेशियो होना चाहिए। ये होना चाहिए 6 to 8 के लिए, 1 to 5 के लिए, अर्थात 1 से 5 क्लास के बच्चे जो प्राथमिक बच्चे आते हैं उसमें हर 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होना अनिवार्य है, जबकि उच्च प्राथमिक जो कक्षा 6 से 8 के छात्र हैं उन छात्रों की संख्या 35 पर 1 शिक्षक का होना अनिवार्य है। बच्चे का सर्वांगीण विकास के साथ साथ शैक्षिक पक्ष का भी विकास करना है। शैक्षिक पक्ष का ही तो उद्देश्य होता है, विद्यालय का उद्देश्य तो ही होता है शैक्षिक परिप्रेक्ष्य का निर्माण करना। साथ ही साथ स्वशैक्षिक पक्ष का मतलब होता है मानसिक, सामाजिक, तार्किक इन सभी पक्षों का विकास करना ताकि बच्चे का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सके। देखिए इस अधिनियम के अनुसार एक शिक्षक पर कितने शिक्षक पर 1 शिक्षक पर 40 से अधिक छात्र नहीं होंगे। जो कोठारी आयोग जो कोठारी कमीशन बनी थी उन्होंने भी अनुशंसा किया था कि 30 पर 1 छात्र होना चाहिए, मतलब कि 30 छात्रों पर 1 शिक्षक का होना अनिवार्य है, जो अभी भी कम है। राज्य सरकारों द्वारा जो टेट देखिए सीटेट का काम सिर्फ होता है कि आपको शिक्षक बनने लायक
आप हैं या नहीं है उसका प्रमाण पत्र वो देता है। लेकिन असली जो लड़ाई होती है वो हर छात्र या छात्राएं अपने राज्य और राज्यों में अपने राज्य सरकारों से करती है, क्योंकि राज्य सरकारों का जो स्तर रहा है सभी राज्यों का वो बहुत ही ढुलमुल रवैया रहता है, बहाली नहीं निकालती हैं या फिर अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया किसी न किसी कारणवश लटक भटक अटक जाती है। तो इस कारण छात्रों का अभी भी अनुपात, जबकि ये एक्ट 2009 का है और हम अभी 2023 में जी रहे हैं, तो अभी भी हर राज्यों का स्थिति प्राथमिक और उच्च प्राथमिक का दयनीय ही है। घर और छात्रों का घर और विद्यालयों की दूरी 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल उपलब्ध करवाना ही RTE 2009 का उद्देश्य है। देखिए अब है क्या, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन एंड करिकुलम अकॉर्डिंग टू RTE 2009। प्रत्येक बच्चे के स्तर व गति के अनुसार गतिविधि आधारित शिक्षण जरूरी है। मातृभाषा पर बल दिया जाए, मदर लैंग्वेज। अब कोई बच्चा हिंदी पट्टी का अगर जाके मान लीजिए कि साउथ वाले किसी राज्यों में एडमिशन करवा लेता है तो उसका मातृभाषा हिंदी है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता कि नहीं आपको कन्नड़ ही बोलना होगा या आपको तेलुगु ही बोलना होगा या आपको मलयालम ही बोलना होगा। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बच्चे को ये कहा गया है RTE 2009 में कि बच्चे का जो मातृभाषा है, जो बच्चे अपने घर में बात करते हैं जिस भाषा में, जो अपने आस पड़ोस में बच्चों से जो जिस भाषा में बात करते हैं वही भाषा को तवज्जो दिया जाए और उसी भाषा में बच्चों का शिक्षण प्रदान किया जाए। तो RTE का सबसे मूल उद्देश्य है कि मातृभाषा पर बल दिया जाए। ये क्वेश्चन कई बार सीटेट में पूछा गया है कि RTE का उद्देश्य क्या है, किस भाषा पर बल दिया जाए। तो हमेशा याद रखिएगा कि RTE का उद्देश्य है मातृभाषा अर्थात मदर लैंग्वेज पर बल दिया जाए। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देते हुए खेल द्वारा शिक्षण के माध्यम से बच्चों के शारीरिक योग्यता का विकास करना है। आपने देखा होगा कि अब सभी विद्यालयों में एक जो पीरियड होता है वो खेल को समर्पित किया जाता है ताकि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास किया जा सके। खेल के माध्यम से बच्चे समाजीकरण की भावना पनपती है, अपने जो बच्चे होते हैं, दूसरे बच्चे होते हैं, उसके साथ वो रणनीति बनाने, तार्किक और मानसिक अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए खेल का होना आवश्यक है और उसी खेल के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। मूल्यांकन के लिए विभिन्न तकनीक, मूल्यांकन का मतलब होता है इवोल्यूशन, मतलब कि बच्चे का जो क्या विकास हो रहा है, बच्चे का क्या प्रगति रिपोर्ट है, उसके लिए मौखिक प्रोजेक्ट, चेक लिस्ट, अवलोकन, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो आदि का उपयोग शिक्षण योजना के अनुसार किया जाना चाहिए ताकि बच्चे की प्रगति के बारे में आकलन किया जा सके। अब देखिए इससे संबंधित क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षा में, उसको भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू हुआ, ये वन लाइनर है। वन लाइनर को आप राइट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको नोट बनाने में दिक्कत ना हो। RTE 2009 का जो मैंने स्लाइड आपको दिया है उससे बाहर कभी प्रश्न नहीं जाएंगे। ये अनुभव और योग्यता पर आधारित स्लाइड है, इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको वो शिक्षक जो सीटेट खुद बैठे हैं, खुद पास हुए हैं, खुद अवलोकन किए हैं कि क्या पूछता है, कितना पूछता है, कहाँ तक जाएगा, आलतू फालतू चीज़ को पढ़ने से अच्छा है कि आप उसी पॉइंट को पढ़ें जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू हुआ। आपका जवाब होना चाहिए 1 अप्रैल 2010। दूसरा क्वेश्चन है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई। अगस्त 2009। आप ध्यान रखिए कि जब कोई अधिनियम संसद जब पारित करती है तब जब तक राष्ट्रपति का मुहर और साइन नहीं होता है तब तक वो कानून नहीं बनता है, क्योंकि हमारी संसद 3 चीज़ों से बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति के द्वारा हमारी संसद की संरचना किस प्रकार है, 3 प्रकार से की गई है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, इसके प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, अर्थात
अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा जो होता है वो स्थायी सदन है, याद रखिएगा। राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन है, इसका कभी भी विघटन किया जा सकता है। इसके प्रत्येक सदस्य 5 साल पर अवकाश ग्रहण करते हैं, अर्थात दोबारा रीचुनाव होता है, री इलेक्शन होता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है वन लाइनर में कि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने कब मंजूरी प्रदान की। तो अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को केंद्रीय मानव संसाधन विभाग ने 13 फरवरी 2010 को मंजूरी प्रदान किए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है। जब भी प्रारंभिक की बात आती है तो 1 से 8वीं तक की शिक्षा मानी जाती है। देखिए, अब जो संरचना बन रही है कि हर जो हाई स्कूल है, जो उच्च प्राथमिक जिसे कहते हैं, उसे कन्वर्ट कर दिया गया है और उसे 12th तक, इंटर तक जिसे हम कहते हैं, वो कर दिया गया है। क्योंकि अब जो आप आज पढ़ रहे हैं उसके अनुसार भी अब कई जो राज्य हैं वो जो अपने यहाँ का जो प्रावधान था कि बीएड और डीएड, तो बीएड को चालू रखा गया है और डीएड जो 12th के आधार पर बच्चों का नामांकन होता था उसे अब राज्य सरकार धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। कारण है नई शिक्षा नीति 2020 का अनुमोदन और लागू करना हर राज्य अब कर रही है। उसके आधार पर अब अगर आपको किसी भी विद्यालय का शिक्षक बनना है तो उसके लिए कम से कम आपको बीएड और ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसीलिए जो छात्र कर लिए हैं उन्हें शुभकामनाएं, लेकिन अब धीरे धीरे हर राज्य डीएड डीएड को ख़त्म कर रही है। आगे का क्वेश्चन है आरटी 2009 को कानूनी अधिकार बनाने हेतु संविधान में कौन सा संशोधन किया गया। तो आपका जवाब होना चाहिए कि आरटी 2009 को कानूनी अधिकार बनाने हेतु संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 21A में मौलिक अधिकार के रूप में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को जोड़ा गया है। अंतिम क्वेश्चन है कि निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक और छात्र का अनुपात होगा 1:30, अर्थात 1:30 का रेशियो आपके हर विद्यालय में छात्रक और शिक्षक के बीच। किस विद्यालयों में? तो प्राथमिक विद्यालयों में। जो किन कक्षा तक होती है? तो 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है। तो उसके लिए अनुपात होना 1:30 का रेशियो होना अनिवार्य है। देखिए, इसके बाद मैं आपको NEP 2020 करवा स्लाइड दे दूंगा। उसका आपको मैं वही पढ़ाऊंगा जो CBSE के द्वारा आयोजित टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि टेट का एग्जाम का आयोजित करता कौन है? CBSE है। और CBSE ने अपने पैटर्न को NCERT पैटर्न के हिसाब से ढाला हुआ है। मतलब कि जो टेट एग्जाम में जो पूछे जाएंगे, CTET के एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो NCERT पैटर्न को फॉलो करता है। लेकिन इस बार CBSE ने भी क्या किया, अपने आप को अपडेट करते हुए कुछ बाहरी क्वेश्चन का भी समावेशन कर लिया। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उन बाहरी क्वेश्चनों का भी एक वीडियो दे दूं, ताकि आपको मैं क्या बोल रहा हूं, मैं हमेशा बोल रहा हूं कि आपको मैं 360 डिग्री तैयार कर दूंगा। मैं वही सवाल आपको पढ़ाऊंगा, वही सवाल आपको स्लाइड दूंगा जो सवाल CTET में पूछने जाती ही है। किसी भी हालत में अगर ये सवाल नहीं पूछी जाएंगी तो CTET का क्वेश्चन तैयार ही नहीं होगा। आप प्राथमिक विद्यालयों में आप शिक्षक बनने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, CTET का क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो जब CTET आप पास करना चाहते हैं तो प्राथमिक कक्षाओं में जाएंगे। तो प्राथमिक कक्षा क्या होता है? 1 to 8। और 1 to 8 के लिए सरकार क्या लाती है? तो RT 2009 लाई है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। क्या लाई है? 21A संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 21A के द्वारा क्या कर दिया गया है? मौलिक अधिकार बना दिया गया है बच्चों के लिए। क्या? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ये था आज का लास्ट प्रश्न।
अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि इससे और छात्र लाभान्वित हो सके। देखिए, मैं फालतू चीज़ आपको नहीं पढ़ाने वाला, मैं वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो सीटेट में पूछे जाते हैं, जो मेरा अनुभव है, जो मेरी योग्यता है और जो मैं छात्रों से डिस्कशन करके जो क्वेश्चन को निकाल पाता हूँ वही मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। मैं आलतू फालतू चीज़ का स्लाइड देकर आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। इसीलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।